का मैसेज किया स्क्रीन शेयर में। यस मैम। देखो आज हम लोग का एनुअल कमीशन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 किए थे जिसमें बैलेंस शीट रेडी करना है हम लोग को। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और कुछ एमसीक्यूज है, उसके बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो हम लोग का मर्जर का था। ठीक है, मर्जर में बैलेंस शीट बनाना आसान होता है, हमें दोनों चीज को जस्ट मर्ज करके ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। बैलेंस शीट ऑफ देखो किसका बैलेंस शीट बनाना था, पी लिमिटेड का। ठीक है, पहले दो कंपनी था पी लिमिटेड और वी लिमिटेड। पी लिमिटेड ने वी लिमिटेड को एब्सॉर्ब कर लिया था। ठीक है, तो बैलेंस शीट पी लिमिटेड का बनेगा। बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल। देखो डेट होगा 1 अप्रैल, ईयर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हमें एमलगमेशन का डेट बता, ये देखो 31 मार्च ये बना हुआ था, तो इसका मतलब इसके बाद 1 अप्रैल को बनेगा आफ्टर एमलगमेशन। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 आफ्टर मर्जर। ठीक है, मर्जर के बाद बैलेंस शीट कैसे देखने का, तो पर्टिकुलर्स नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर, सॉरी यहाँ नोट नंबर रुपीस, और ये पूरा ना इन लैख में था। ठीक है, ये पूरा डेटा हम लोगों ने इन लैख में लिखा था, ये देखो यहाँ पर इन लैख में, तो ये बैलेंस शीट भी हम लोग का इन लैख में ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो नॉर्मल हेडिंग आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड। ये सब तो कॉमन होता है, शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2। अब देखते हैं ओरिजिनल बैलेंस शीट में जाते हैं, और क्या था, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3। इसके अलावा है करेंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करेंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये नोट नंबर 4, ये नोट नंबर 5, और कुछ नहीं है लाइबिलिटी साइड में। मर्जर है इसीलिए मैंने सारा डेटा लिख दिया, क्योंकि दोनों को तो टोटल करके ही हमें लिखना है। ठीक है, कुछ एक्सक्लूड तो होगा नहीं, बस हमें डेटा अमाउंट जो है वो चेक कर लेना है कि क्या क्या अमाउंट हम लोग का होगा। यहाँ पर एसेट बना लेंगे। एसेट्स में सबसे पहले आएगा हेडिंग में नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स में आता है पीपीई, देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। हाँ, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 नंबर में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर करेंट एसेट, इसमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट करेंगे करेंट एसेट, इसमें आ जाएगा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
अच्छा, यहाँ नोट नंबर मैंने 6 लगाया है, तो आगे का 7, 8 और 9। अब नोट्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स। पहला शेयर कैपिटल, नोट्स नंबर 1 बनेगा शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल में इक्विटी था इनका, सिर्फ देखो क्वेश्चन देखने से पता चलेगा, ये देखो सिर्फ सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल था, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग शेयर कैपिटल के नीचे लिख लेते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमेशा लिखना पड़ता है ऑथराइज, सब्सक्राइब, इस तरीके से, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब। ऑथराइज्ड के बाद इशूड होना चाहिए, उसके बाद सब्सक्राइब, ऑथराइज्ड फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, एंड पेड अप। अच्छा, कितना होगा? तो देखो यहाँ पर पी लिमिटेड का था पहले 15,000 और इसका था 6,000, मतलब 15,000 और 6,000, तो ये तो है ही, प्लस इसके साथ हमें यहाँ पर एंट्री चेक करना चाहिए कि एंट्री क्या हुआ था। देखो, बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इशू हुआ था, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ था बी लिमिटेड को दिया गया था 9,000, ठीक है, 9,000 लाख, यानी 9 करोड़ होगा, एक्चुअली 9,000 लाख मतलब 9 करोड़ होगा, देख सकते हो, क्योंकि 9,000 के पीछे हमारा 5 जीरो हो जाएगा, तो 5, 6, 7, 8 मतलब 9 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक 9 करोड़ एड ऑन होगा, प्लस और कुछ होगा, देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर एंट्री देखने से पता चलेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बना नया इक्विटी शेयर कैपिटल, और पहले से कितना था, पहले से देखो पी लिमिटेड का अपना 15,000 रहेगा, कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, सेकंड में ओपन बोर्ड निकाल लेते हैं, देखो 15,000 लाख, ठीक है, 15,000 लाख था, और भी लिमिटेड को जब एब्सॉर्ब किया तो उनके शेयर होल्डर को दिया गया है 9,000 लाख का इक्विटी शेयर, तो टोटल इक्विटी शेयर अभी कितना बन जाएगा, ये हो गया 24,000 लाख, ठीक है। ये हमें लिखना पड़ेगा, ये कभी भी ऐड नहीं होता है, क्योंकि इतने शेयर होल्डर को तो इतना शेयर होल्डर शेयर्स दे के रिलीज किया गया है ना, कि इनको इतना दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, पी लिमिटेड अपने बैलेंस शीट में अपना शेयर तो दिखाएगा ही, प्लस बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को जितना इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया उसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 24,000 लाख। अब 24,000 लाख मतलब कितना करोड़, देखो ताकि लिखने में आसानी हो जाए, वही हम बता रहे हैं, यहाँ पर 3 जीरो है, 24,000 और पीछे 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है, तभी तो लाख होगा। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1 करोड़ से, 1 करोड़ मतलब 1 और 7 जीरो, ठीक है, तो ये 7 जीरो, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहाँ तक कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ तक कैंसिल आउट होने पे हमारे पास बचेगा 240 करोड़, ठीक है, 240 करोड़ का शेयर कैपिटल बचेगा, ठीक है, बात समझो, ये 240 करोड़ रुपीज में आया। और नंबर ऑफ शेयर अगर पता करना है तो शेयर का प्राइस था 10 करके, ठीक है, ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो मिल जाएगा 10 करके था, देखो शेयर का प्राइस कितना करके था 10, तो इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स होगा 24 करोड़, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स होगा 24 करोड़, क्योंकि ये इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू था, ये भी इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू था, दोनों को ऐड करने से इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू आएगा, फिर करोड़ में ट्रांसफर किया तो 2,400 इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू आया, मतलब ये टोटल शेयर कैपिटल का वैल्यू, और 1 शेयर अगर 10 रुपीज का है तो 24 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर्स होगा। मतलब जब हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट के लिए नोट्स लिखेंगे तो हमें तो ये प्रेजेंटेशन जो है नंबर से ही करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 24 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ब्रैकेट में आउट ऑफ द आउट ऑफ द एबव
9 करोड़, ठीक है। 9 करोड़ मतलब जो 9,000 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल था, ठीक है, जो इशू किया गया था वी लिमिटेड के शेयर होल्डर को, तो उसका नंबर ऑफ शेयर्स तो होगा 9 करोड़, क्योंकि देखो वो था 9,000 लाख, ठीक है। 9,000 और लाख मतलब 5 टाइम्स 0। अब इसको अगर हम लोग 7 0 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये देखो 3 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, 90, क्या आ गया 90 करोड़। ये आ गया रुपीज में कैपिटल, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा 9 करोड़, ठीक है। तो 9 करोड़ शेयर्स have been issued have been issued for consideration other than cash, और कंसिडरेशन अदर देन कैश। कभी भी अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है तो हमें ये अलग से ऑलवेज लिखना पड़ता है, क्योंकि शेयर इशू किया जाता है पैसे के लिए, लेकिन अगर कंपनी शेयर इशू करके पैसा, क्योंकि ये पैसा नहीं मिला, दूसरे शेयर होल्डर को क्या किया गया, अपने कंपनी में ट्रांसफर करवाया गया इतने का शेयर ऑफर करके, ठीक है। तो यहाँ रुपीस के कॉलम में हम लोग यहाँ लिखेंगे 240 करोड़ इंटू कितना हो जाएगा, 240 करोड़ इंटू 10 करने से, ये देखो कैसे करके इसको प्रेजेंटेशन करना है वो भी हम बता देते हैं। देखो 240 करोड़, सॉरी 24 नंबर ऑफ शेयर है, इंटू 10 करने से कितना हो जाएगा 240, ये हो गया करोड़, ठीक है। लेकिन मुझे डेटा को लाख में प्रेजेंट करना है, मुझे इस डेटा को लाख में प्रेजेंट करना है, वो भी पीछे 3 जीरो लगा के। क्यों? क्योंकि देखो सारे जो मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया था ना, सभी में हम लोगों ने देखो 1000 लाख में किया था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो 240 करोड़ जो है इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, 24,000 लाख, एक ही बात है, ठीक है। अगर 240 करोड़ लिखते हैं तो जो बात है 24,000 लाख वो भी सेम ही होगा। तो ये देखो 24,000 लाख यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इन लाख। अच्छा एक ही है कि नहीं वो भी देख लो, 240 करोड़ का मतलब 240 के पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा 240 करोड़ ये हो गया, और 24,000 लाख मतलब 3 और यहाँ पर और 5 जीरो, तो टोटल जीरो कितना, 3 3 4 5 6 7 8, ये देखो 3 4 5 6 7 8, एक ही डेटा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं 240 करोड़ तो भी जो है, और 24,000 लाख एक ही बात है, ठीक है। जो 24,000 लाख होता है वही 240 करोड़ होता है। तो हम लोग इसको 1000 में लिख रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा पूरा का पूरा 1000 में गिवन है, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले वाले नोट्स में लिख दो 24,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनेगा, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था देखते हैं पहले। अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम था, तो दोनों का ऐड कर करके बस लिखना है, या एक ही जन का था तो एक ही जन का लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम पी लिमिटेड का था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ये था पी लिमिटेड का ओनली 3,000, ठीक है। पी लिमिटेड का 3,000 सभी लाख में है, ठीक है। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 310, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। गुड मॉर्निंग। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व ये सिर्फ और सिर्फ भी लिमिटेड का है 310। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व के बाद है जनरल रिजर्व, दोनों का ऐड करके लिखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व पी प्लस भी लिमिटेड, दोनों का पी प्लस भी लिमिटेड दोनों का मिला के यहाँ पर हो रहा है 9,500, 3,200।
11,000 नहीं, शायद टोटल गलत हो गया। 9,500 प्लस 3,200, 12,700 होगा। प्लस इसमें हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कुछ एडजस्टमेंट था कि नहीं। मुझे लग रहा है कोई एडजस्टमेंट था, क्योंकि मर्जर था, तो अगर परचेज कंसिडरेशन में कोई डिफरेंस आया है तो वो तो जनरल रिजर्व से ही दिखेगा। तो ये देखो 200 का मेरा क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो टोटल बैलेंस को मुझे 200 से और भी लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 200 से लेस हो जाएगा, यहाँ पर -200। तो ये पूरा डेटा कैसे लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर जितना भी आया 12,700 -200, तो ये आ जाएगा 12,500। अच्छा, और भी कुछ है? तो अच्छा, ये 3,200 और 3,000 को एडजस्ट करके ही किया गया है। ये देखो 3,200 को जब टेक ओवर हुआ है तो वहीं पर एडजस्ट किया था ना। तो अच्छा ठीक है, ये देखो यहाँ पर 3,200 टेक ओवर करते वक्त हम लोगों ने लिखा था, एंड जो 3,000 हम लोग का बिजनेस परचेज में जो है डिफरेंस आया था, वो लिखने के बाद यहाँ पर नेट करके 300 आया था। मतलब यहाँ पर और 3,200 का फिर इम्पैक्ट नहीं दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर और 3,200 का इम्पैक्ट नहीं दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर -200, यानी ये हो जाएगा, सॉरी +200। टू जनरल रिजर्व हो रहा है 9,700। हम फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो पी लिमिटेड जो है अपना बैलेंस शीट बना रहा है, तो वो खुद का जनरल रिजर्व तो लिखेगा, पूरा जितना है उतना ही लिखेगा, 9,500, ठीक है। 9,500 पूरा लिखेगा। ये देखो मैंने 9,500 पूरा लिख दिया। अब जब इसका जनरल रिजर्व टेक ओवर किया गया, जो कि 3,200 का था, ठीक है, ये देखो जो 3,200 का था, लेकिन जो बिजनेस में डीलिंग्स हुआ ना, ये देखो जो डीलिंग्स हुआ उसमें हमारा 3,000 का क्या क्रिएट हुआ, जनरल रिजर्व इधर डेबिट में आ रहा था, मतलब हम लोग का लॉस था, ठीक है। मतलब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा था कंपेयर टू जो हम लोगों ने नेट एसेट टेक ओवर किया, इसीलिए ये जनरल रिजर्व इधर बैलेंस आया था। अगर तुम लोग को याद है तो ये आया था ऐसे कुछ यहाँ पर, आई थिंक कितना आना चाहिए, ये मेरा आना चाहिए, ये कौन सा वैल्यू होगा, हाँ 3,000, ठीक है। ये यहाँ पर 3,000 आया था, तो मैंने बोला इसको दो अलग अलग नहीं लिख के हम लोग यहाँ पर नेट करके लिख देंगे। मतलब बैलेंस शीट में मेरा क्या होगा, बैलेंस शीट में पी लिमिटेड अपना जनरल रिजर्व लेगा। देखो सिंपल सा बात है, अपना जनरल रिजर्व 9,500, ठीक है। अच्छा, और ये जो टेक ओवर कर रहा है जिस कंपनी को, उसका जनरल रिजर्व लेगा जो कि है 3,200, लेकिन -3,000 हो जाएगा क्योंकि जनरल रिजर्व मेरा नेगेटिव आया था। मतलब बिजनेस में नॉर्मली हम लोग परचेज के केस में ये वाला गुडविल लिखते हैं, यहाँ पर जनरल रिजर्व लिखते हैं, चाहे क्रेडिट में आए चाहे डेबिट में आए। मतलब परचेज कंसिडरेशन हम लोग ज्यादा दे रहे हो नेट एसेट से, या फिर परचेज कंसिडरेशन कम दे रहे हो नेट एसेट से, दोनों ही केस में हम लोग का जनरल रिजर्व डेबिट और क्रेडिट होता है। तो वो बैलेंस करके हम लोग का कितना आ जाएगा, 9,500 +200, 9,700 आ जाएगा। अब ऐसे चाहो ऐसे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली, क्योंकि मेरा यहाँ 200 दिखाया हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो 9,500 +200 ऐसे भी लिख के हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे लिख के दिखाना चाहो, ठीक है। तो ये यहाँ पर 200 जो है ये मेरा एड ऑन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से एड ऑन करके 9,700 आ। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रिजर्व है। नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, पी लिमिटेड का 2870 प्लस जो टेक ओवर हुआ 825। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट में था कि नहीं। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है 825। ये देखो 825 टेक ओवर हुआ है, और कहीं पर पीएल का कोई डेटा है, देखते हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। नहीं, ठीक है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम लोग इसको कर लेते हैं ऐड, देखते हैं कितना आता है। 2,870 +825, तो ये आ रहा है 3,695।
और यहाँ पर शायद एक 1 लाख का मुझे लग रहा है कोई एक एंट्री था। ये देखो, ये जो है ना यहाँ पर, जब हम लोग बिजनेस, ये देखो ये वाला जो गुडविल वाला एंट्री है, ये देखो यहाँ पर पेमेंट किया था, ठीक है, किसने पेमेंट किया था, ये देखो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ, इट वाज एग्रीड दैट इन डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन, देखो लिक्विडेशन का खर्चा जो है, जो परचेजिंग कंपनी है उसने पे किया था। ये देखो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, देख लेते हैं। आगे होगा फिर देखते हैं। तभी तो गुडविल का मैंने वहां एंट्री किया है। ये रहा, expenses of amalgamation amounting to 1 lakh were borne by P Limited। P Limited ने amalgamation का, P Limited कौन है, टेक ओवर करने वाली कंपनी, तो एक्चुअली ये खर्चा तो होना है भी लिमिटेड का, मतलब जो सेलर कंपनी है, लेकिन अगर परचेजर कंपनी देता है तो उसका एंट्री क्या होता है, उसका एंट्री जो है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के होना चाहिए, ठीक है, खुद का एक्सपेंस नहीं है कि एक्सपेंस बोल के लिखेगा, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका एक ट्रांसफर एंट्री होता है, वो मैंने नहीं करवाया, वो हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, ये हुआ गुडविल टू बैंक, ये सही था। फिर इसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाता है, इसके बाद ये एंट्री होना चाहिए, मतलब हम यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, ठीक है, ये स्टार के जगह पे हमारा एक एंट्री होगा, वो मैंने नहीं लिखवाया, अभी लिखवा देते हैं। ये देखो गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे ऐसे, पीएल डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा गुडविल, ठीक है, इसको पीएल से एडजस्ट कर देते हैं मर्जर के केस में, तो पीएल डेबिट टू गुडविल हो जाएगा, मतलब इस एंट्री के बाद ये वाला एंट्री यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा, पीएल डेबिट टू गुडविल। तो ये जो पीएल डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर जब हम लोग रिजर्व सरप्लस टोटल कर रहे हैं, तो पीएल डेबिट हुआ है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -1 लाख जो है ये हो जाएगा 1000 लाख, ठीक है। तो फिर इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो रहा है, 2870 प्लस 824 हो जाएगा फिर, तो 3694, ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है 3694, यहाँ पर लिख देते हैं 3694। ये हो गया मेरा नोट नंबर 2, आई थिंक कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं रिजर्व सरप्लस में, बस और कुछ नहीं है, इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोज, टोटल करने से पता चल जाएगा, देखते हैं कितना होगा, 3000 प्लस 310 प्लस 9700 प्लस 369, 16704, 16704 आएगा नोट्स नंबर 2, 16700। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था पहले वो देखते हैं। सिर्फ 12% डिवेंचर था, सिर्फ और सिर्फ भी लिमिटेड का ही था, वो टेक ओवर हुआ है, लेकिन 12% के अकॉर्डिंग नहीं, वैल्यू सेम था, 13% का था। ये देखो 12% डिवेंचर टू 13%, 12% डिवेंचर होल्डर को सेम अमाउंट का डिवेंचर दिया गया था, बस इंटरेस्ट रेट 13% किया गया था। तो जब हम लोग बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे, मतलब इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा 13% डिवेंचर, अगर गलती से भी 12% लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, भले ही वैल्यू से हमारा यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन डिवेंचर का रेट तो चेंज हुआ है ना, तो डिवेंचर हो जाएगा 13%, सेम इसी अमाउंट का रहेगा 1000 लाख, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नोट नंबर 3 में लिखेंगे 1000। ट्रेड पेबल दोनों का ऐड करके लिख देंगे नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में देखते हैं कितना कितना है। तो यहाँ है नहीं, मेन बैलेंस शीट में चलते हैं ट्रेड पेबल के लिए, 1200 और 463, 1200 और 463 दोनों का टोटल करके 1663। अच्छा,
ई लिमिटेड का, तो दोनों को ऐड करके 1663 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट था, एक कॉन्ट्रा एंट्री था, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ, ये देखो, बीपीबीआर का एक एडजस्टमेंट था, बीपीबीआर का एक एडजस्टमेंट था यहाँ पर, नहीं, ट्रेड पेबल का भी तो था। देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट दिन पढ़ा हुआ था, मुझे भी पूरा पूरी याद नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो याद है। ये देखो यहाँ पर ट्रेड पेबल देखते हैं, देखो यहाँ पर ट्रेड पेबल जो है 1200 ट्रेड पेबल, ये रहा डिटेल्स, ये देखो डिटेल्स में दिया हुआ था। पी लिमिटेड का था 120 और यहाँ पर था 1080, और भी लिमिटेड का था 463। अच्छा, इसमें क्या एडजस्टमेंट हुआ वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देख, ये फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री में मेरा ये ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल मतलब ट्रेड क्रेडिटर, ये देखो ट्रेड क्रेडिटर टेक ओवर कितना हो रहा है 463। ठीक है, ट्रेड पेबल में क्या क्या था पहले वो देखते हैं। क्रेडिटर था और बीपी था। अच्छा, ये हो गया, मतलब टेक ओवर इतना होगा, ये बी लिमिटेड का टेक ओवर इतना हुआ है, ये हमें याद रखना है 463। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो बीपी और बीआर का एक एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है, बीपी 80 से एडजस्ट हुआ है, बीपी का 80 से जो है डेबिट हुआ है, तो बीपी 80 से डेबिट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं, और तो कुछ नहीं है, और बाकी पी लिमिटेड का होगा। पी लिमिटेड का टोटल है 1200। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है, इसको पूरा एडजस्ट करने पे यहाँ पर 1200 जो है, 1200 जो है ये पी लिमिटेड का है, प्लस 463 जो कि वी लिमिटेड से टेक ओवर हुआ है, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 80, यानी 1583 ये होना चाहिए। देखो एंट्री देख के ही तो समझ में आएगा ना, पी लिमिटेड का जितना है वो तो रहेगा ही रहेगा, वी लिमिटेड का कितना टेक ओवर हुआ 463, यहाँ पर दिख भी रहा है, और 80 का जो है कॉन्ट्रा होने के कारण एडजस्ट हुआ, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, देखो 1200 प्लस 463 माइनस 80 दिखाना पड़ेगा, -80 माइनस कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा के कारण सेट ऑफ हुआ तो -80, तो 1583 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रेड पेबल, नोट नंबर 4 में 1583 जाएगा, 1583। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखते हैं कितना था मेन बैलेंस शीट में जाके। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1830 और 702। नोट नंबर 5, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पी लिमिटेड और बी लिमिटेड, 1830 702, 1830 और 702, तो दोनों का ऐड करने से 2532। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस था नहीं, तो 2532 हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 2532। अच्छा, अब एक बार ऐड भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 2532 प्लस 17,704 प्लस 24,000, 45,819, 45,819। अब नॉन करेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट का, नोट नंबर 6, पीपी का नोट बनेगा। पीपी में क्या था देखते हैं, नोट नंबर 4 में जाके देखेंगे। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग 6,000,
पी लिमिटेड का ही है सिर्फ 6,000 लैख। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दोनों का ऐड हो जाएगा 14,000, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं था, प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 19,000 लैख। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 23041750, तो ऐड करने से 45405, ठीक है। पीपी हो गया बस। अब और कुछ नहीं, अब इसका कर लेंगे टोटल। 6,000 प्लस 19,000, 25,000। अच्छा, 25,4054 प्लस 25,000, 29,054। पीपी में आ जाएगा 29,054, 29,054 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन गया। अच्छा, इधर इन्वेंट्रीज, 7th नंबर नोट, नोट नंबर 7, इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 7, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी दोनों का सिर्फ ऐड करके लिखेंगे तो हो जाएगा। देखते हैं इन्वेंट्रीज में क्या था। इन्वेंट्रीज 78624041, 78624041, पी लिमिटेड, बी लिमिटेड। तो दोनों का ऐड करने से आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 30911, 11,903 लिख लेते हैं। 11,903, 11,903। ट्रेड रिसीवेबल जब करेंगे वहां थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीपी और बीआर अपने अंदर एडजस्ट हुआ था, तो वहां पर हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट नंबर 8, नोट नंबर ट्रेड रिसीवेबल, पी लिमिटेड। हम लोग डिटेल्स में जाके देखते हैं, नीचे डिटेल्स में ट्रेड रिसीवेबल को बाइफरकेट करके दिया हुआ है, ये देखो। डेटर और बीआर, डेटर है 21201020, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेटर। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं। तो डेटर है हम लोग का 2120, पी लिमिटेड का 2120, ब्रैकेट में लिख देते हैं पी लिमिटेड, ठीक है। ऐसे जैसे ट्रेड पेबल में भी चाहते तो हम लोग अलग अलग लिख सकते थे, हम यहाँ पर अलग से भी दिखा देते कैसे होगा। और वी लिमिटेड का है 1020, वी लिमिटेड का है 1020, तो टोटल हो जाएगा 04133140। और बी आर है 80, बी आर टेक ओवर होगा 80, बी आर है वी लिमिटेड का 80, ये टेक ओवर होगा, लेकिन यही कॉन्ट्रा एंट्री के कारण ये कैंसिल हो गया है 80 का, मतलब ओवरऑल मेरा 3140 ही आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एंट्री देख देख के तो बैलेंस शीट बनता है ना, 80, ठीक है। ये हम लोग का बी आर जो है कैंसिल होगा। यहाँ पर मैंने जो ट्रेड पेबल का बनाया था, इसमें भी चाहो तो अलग से दिखा सकते हो। मैंने टोटल में ट्रेड पेबल दिखाया है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे अलग अलग हेडिंग से दिखाने से बेटर होता है, मतलब वहां दिखाना पड़ता बिल्स पेबल 180 120 माइनस 80, और ये दोनों को ऐड कर देना पड़ता, ठीक है। मतलब अलग हेडिंग देके और कुछ नहीं, तो इसको भी अलग हेडिंग देके तुम लोग कर सकते हो, मतलब कर लेना चाहिए एग्जाम पर्पस में, वही ठीक रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3140। और लास्ट में बचा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें देखते हैं 1114 पी लिमिटेड का ओपनिंग कैश,
बैलेंस पी लिमिटेड का। वन 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 फोर वन 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 पी लिमिटेड 609 609 कितना हो जाएगा? 1114 प्लस 609, तो ये हो गया 1723। अच्छा, यहाँ कुछ कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं था, एक बार चेक कर दे। हाँ था एक, ये देखो टू बैंक था ना, वन जो एक्सपेंस पे हुआ था, मतलब वो माइनस करना पड़ेगा। एक्सपेंस फॉर लिक्विडेशन पेड लेस एक्सपेंस फॉर लिक्विडेशन पेड पेड बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड ने पे किया, तो 1000 लाख, मतलब ये हो जाएगा 1722। ठीक है, या ये टोटल वैल्यू आएगा 1722। तो यहाँ पर लिखते हैं 1722 और टोटल करके देखते हैं हम लोग का आंसर मैच होता है कि नहीं से। -1 प्लस 3140 प्लस 11903 प्लस 29054 45,819। हाँ ठीक है, 45,819। मर्जर में बैलेंस शीट बनाना आसान है, परचेज वाले में भी आसान है, बस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो भी कम ज्यादा होगा उसका इम्पैक्ट हमें लेकिन दिखाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल हर एक कोई भी ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस शीट का जो भी चेंजेस आता है, जैसे हम लोग दिखाते वैसे ही दिखाएंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने पहले दिन करवाया था, आज बैलेंस शीट करवाया, साथ ही साथ करवाने से थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है, क्योंकि हम भी डेटा भूल गए थे क्या था नहीं था। ठीक है, चलिए इलास्ट्रेशन, लास्ट इलास्ट्रेशन 13 बोल रहा है, सन एंड नेपच्यून लिमिटेड, सॉरी नेपच्यून हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इंडिपेंडेंटली। ये दोनों जो है इंडिपेंडेंटली बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। दे एग्रीड टू एमलगमेट एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी जुपिटर लिमिटेड। ये दोनों एमलगमेट करके एक नया कंपनी बनाने वाले हैं जिसका नाम है जुपिटर लिमिटेड। अच्छा, फिर बोल रहा है with an authorized share capital of 4 lakh divided into 80,000 equity share of 5 each। अच्छा, तो बोल रहा है कि इनका जो मतलब नया जो कंपनी बनेगा ये दोनों मिलने के बाद, तो उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल 4 लाख होगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है इससे ज्यादा शेयर कंपनी मार्केट में इशू नहीं कर सकती है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 80,000, एक एक शेयर 5 रुपीज का है। नॉर्मली इक्विटी शेयर 10 का होता है, लेकिन क्वेश्चन हमें अगर 5 बोला है तो हम लोग 5 का ही मानेंगे। On 31st March, the respective information of Sun and Neptune were as follows। कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है, शेयर कैपिटल दोनों का, करेंट लाइबिलिटीज दोनों का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दोनों का, करेंट एसेट जो है दोनों कंपनी का हमें गिवन है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा है, रीवैल्यूड फिगर ऑफ नॉन करेंट एंड करेंट एसेट वेयर एज फॉलो। तो बोल रहा है कि प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और करेंट एसेट का इन्होंने वैल्यू जो है रीवैल्यू किया है, मतलब चेंज किया है। देखो करेंट एसेट कितना था? 3,27,000, उसका वैल्यू किया है 299,500, मतलब कम किया है। 167,750 को इतना, इसको भी कम किया है। पीपीई 635 था, इसको इंक्रीज किया है। 365 था, इसको 390 किया है। मतलब फिक्स्ड एसेट जो है रिवैल्यूड करके इंक्रीज किया है, करेंट एसेट को रिवैल्यू करके डिक्रीज किया है। आगे पढ़ते हैं। द डेटर एंड क्रेडिटर इंक्लूड 43,350 ओड बाय सन टू नेपच्यून। मतलब इन दोनों में क्या है, म्यूचुअल सेटअप करना पड़ेगा। डेटर क्रेडिटर में क्या इंक्लूड है? बोल रहा है कि मतलब सन और नेपच्यून एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर थे, कितने के? 43,350 का। ठीक है, तो यहाँ पर ओड बाय सन टू नेपच्यून, ठीक है, मतलब एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर है 43,350 का, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा 43,350। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 80 का था। परचेस कंसिडरेशन को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? बाय इशू ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिवेंचर। तो परचेस कंसिडरेशन के तौर पे शेयर्स और डिवेंचर दिए जाएंगे।
तो क्या दिया जाएगा, बोल रहा है 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ जुपिटर लिमिटेड टू सन एंड नेपच्यून इन द प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बिजनेस बेस्ड ऑन द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years व्हिच वेर एज फॉलोज। अब ये पॉइंट हम लोग जब एकदम स्टार्टिंग में जो है एमएल कमीशन स्टार्ट किए थे और परचेज कंसिडरेशन पढ़ रहे थे, तो जिस दिन हम लोग लास्ट परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किए थे, मतलब इंडिविजुअली क्वेश्चन में, वहां ये सेम इस तरीके के एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन हमें दिया था। तो उसी चीज को यहाँ हमें बड़े क्वेश्चन में एड ऑन कर दिया है। बोल रहा है कि 60,000 इक्विटी शेयर जो है जुपिटर, जुपिटर कौन है, नया कंपनी, ठीक है, टू सन एंड नेपच्यून, ठीक है, 60,000 इक्विटी शेयर दिया जाएगा। जुपिटर लिमिटेड कौन है, न्यू कंपनी। ये जो जुपिटर लिमिटेड है इसके 60,000 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे सन और नेपच्यून को। लेकिन किसको कितना दिया जाएगा, टोटल 60,000 दिया जाएगा दोनों को मिला के, लेकिन किसको कितना दिया जाएगा वो कैसे बोला है देखो, इन द प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बिजनेस। इनके बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिया जाएगा। और वो रेशियो या प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, बेस्ड ऑन द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज करना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे होगा, ये तीनों प्रॉफिट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, ये तीनों प्रॉफिट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3 करने से एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब उस एवरेज प्रॉफिट से जो रेशियो निकल के आएगा, उस रेशियो में ये 60,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सन और नेपच्यून को, ठीक है। तो ओल्ड कंपनी को इस तरीके से जो है इक्विटी शेयर दिया जाएगा, और एक एक शेयर 5 रुपीज वाला है। फिर बोला है इसके अलावा दिया जाएगा 15% इन जुपिटर लिमिटेड एट पर टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न business as on capital employed in their respective business as on 31st March 2003 after evaluation of the asset। अब ये क्या बोल दिया है, इसके अलावा इक्विटी शेयर्स तो दिए जाएंगे, इसके अलावा दिया जाएगा डिवेंचर। क्या दिया जाएगा, 15% डिवेंचर इन जुपिटर लिमिटेड। जुपिटर लिमिटेड में इन कंपनियों के शेयर होल्डर को दिया जाएगा 15% डिवेंचर पर वैल्यू पे। तो डिवेंचर का पर वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो 100 होगा, टू प्रोवाइड एन इनकम, ताकि इन्हें इनकम मिले, ठीक है। डिवेंचर से तो इनकम मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये इनकम कितना होना चाहिए उसका हमें डिटेल्स बताया है। ये इनकम होना चाहिए इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न बिजनेस एज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन देयर रेस्पेक्टिव बिजनेस। अपने अपने बिजनेस का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पे 8% रिटर्न लगाने से जितना होगा उतने का इनको 15% रेट वाला डिवेंचर दिया जाएगा एज ऑन 31st March 2003 आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालेंगे तो एसेट का रिवैल्यूड अमाउंट को लेके हमें निकालना है। ये बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ये देखो इधर होता है टोटल एसेट, इधर टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में कैपिटल होता है, फिर यहाँ पर बाकी डेटा होता है। तो टोटल एसेट से बाकी डेटा को लेस करने से ही हमें कैपिटल मिलेगा, ठीक है। तो टोटल एसेट जब लेंगे तो बोल रहा है रिवैल्यूएशन एसेट को लेना है, ठीक है, वहां दिया हुआ था रिवैल्यूड वैल्यू। तो इससे पता चल रहा है, पहला बात है ये इन द नेचर ऑफ परचेज है, मर्जर नहीं है। क्यों, मर्जर में बुक वैल्यू में एसेट टेक ओवर होता है, पहला बात है। दूसरा बात है कि यहाँ पर बुक वैल्यू में ऐसे टेक ओवर नहीं हो रहा है। दूसरा कि इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ इक्विटी शेयर दिया जाता है, यहाँ डिवेंचर भी दिया जा रहा है। तो इसी से ये, क्योंकि 5 पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करता है, तभी वो इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो दिख रहा है हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 90% शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देना चाहिए, 90% शेयर होल्डर जो है नए वाले कंपनी में शिफ्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो बोल ही रहा है इक्विटी शेयर की जगह जो है इक्विटी शेयर तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ डिवेंचर दे रहा है। तो इस केस में ये इन द नेचर ऑफ हमारा मर्जर नहीं हुआ। देखते हैं करने क्या बोला है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर्स टू बी इशूड टू सन एंड नेपच्यून लिमिटेड। मतलब सीधा बात है, पहले हमें परचेज कंसिडरेशन के लिए निकालना पड़ेगा, तो वहीं पर हम लोग दिखा देंगे कि कितने सारे शेयर्स जो है इशू होंगे सन और नेपच्यून लिमिटेड को, और कितने सारे डिवेंचर। फिर एक बैलेंस शीट बनाने बोला है नए वाले कंपनी का, जुपिटर लिमिटेड का, शोइंग द पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर द एमलगमेशन। एमलगमेशन के बाद बैलेंस शीट कैसा होगा, तो हमें कोई जर्नल एंट्री वगैरह नहीं करने बोला है, बैलेंस शीट करने बोला है, कितना सारा डिवेंचर और शेयर्स इशू होगा वो निकालने बोला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर एंड shares to be issued।
अच्छा, तो कितने सारे डिवेंचर और शेयर दिए जाएंगे? तो शेयर्स के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, शेयर दिया जाएगा इनके एवरेज प्रॉफिट के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट दोनों कंपनी का कैलकुलेट करना पड़ेगा, सन का और नेपच्यून का। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? सन का एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 2001 का प्रॉफिट है, ये कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2001 का प्रॉफिट, 2001 2 3। अच्छा, अमाउंट है हम लोग का 4,49,576 लेस, मतलब लेस करना पड़ेगा बिकॉज लॉस है 2,500, फिर 377,924 ये ऐड करके फिर डिवाइडेड बाय हम लोग को करना पड़ेगा 3 से। तो आंसर मिल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट कितना है। सेम नेपच्यून के लिए भी लिखेंगे 273,900, 340 to 100, ये देखो 340 to 359, 3,59,000। अच्छा, अब ये भी क्या लॉस था? नहीं, क्योंकि लॉस को इन्होंने ब्रैकेट में दिखाया, मतलब ये टोटल पूरा प्रॉफिट ही है, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ऐड होने के बाद। -2500 प्लस 377,924, 8,25,000 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं डायरेक्टली, 2,75,000, 8,25,000 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जाएगा? 273,900 प्लस 3,42,100 प्लस 3,59,000, 9,75,000 डिवाइडेड बाय 3, 3,25,000। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आया इसका हमें निकालना पड़ेगा रेशियो। देखो वही बोला है 60,000 टोटल शेयर्स डिवाइड होगा प्रोपोर्शनेटली to the profitability of their respective business based on the average profit during the last 3 years। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को इस प्रॉफिट का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो जस्ट इसके नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पर, रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर, distribution of equity share is Sun is to Neptune। अच्छा, ये आया था मेरा 2,75,000 और 3,25,000, 2,75,000 और 3,25,000। तो रेशियो बन जाएगा 275:325। इसको अगर हम लोग चाहे तो 5 से जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं। 25 से देखते हैं कितना होगा, 1300, 325 डिवाइडेड बाई 25 13 हो जाएगा, और 275 डिवाइडेड बाई 25 13, और ये 11:13 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर issued to Sun कितना हो जाएगा? 60,000 टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 11/24, और नेपच्यून का 60,000 इंटू 13/24। देखते कितना होता है, 60,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 11, 27,500, और ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 30, 32,500। तो ये हो गया नंबर ऑफ
शेयर्स जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब अमाउंट भी निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ शेयर्स इज सन नेपच्यून। तो सन का कितना अमाउंट ऑफ शेयर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स है 27,500 इंटू 5 रुपीज करके है एक एक शेयर्स, और नेपच्यून का 32,500 इंटू 5 रुपीज करके है एक एक शेयर। तो 32,500 इंटू 5, 1,62,500 और 27,500 इंटू 5, 1,37,500, 1,37,500। अच्छा, ये हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखो, इससे ये पहला पैरा जो था वो हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट कर लिया। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर्स। तो देखो हम लोगों ने अमाउंट ऑफ शेयर्स भी निकाल लिया जो इशू किया जाएगा नेपच्यून और सन को, ठीक है। तो शेयर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले हम लोगों ने उसका रेशियो निकाला, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, फिर अमाउंट ऑफ शेयर्स निकाला। अब सेम तरीके से हम लोगों को डिवेंचर के लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब डिवेंचर जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो डिवेंचर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, सन और नेपच्यून का। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड ब्रैकेट में आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, सन और नेपच्यून। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी करना पड़ेगा। तो देखो टोटल एसेट, देखो मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। मेरे पास अवेलेबल क्या है, मेरे पास अवेलेबल है एसेट में ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों मिला के करेंट और फिक्स्ड, ये टोटल एसेट। और बाकी डिटेल्स में लाइबिलिटी में मेरे पास करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट नहीं है। अगर नॉन करेंट होता तो नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी दोनों माइनस करना पड़ता, क्योंकि ये वैल्यू मेरा जीरो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ करेंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे। अब पीपी जो लेंगे उसका रीवैल्यूड वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। तो हम पीपी का यहाँ आके वैल्यू को लेंगे, ठीक है। PPE 7,10,000, 3,90,000, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 7,10,000, 3,90,000, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। करेंट एसेट 299,500, 157, 750, करेंट एसेट 299,500, 157, 750। एक बार देख लेते हैं, हाँ सही बात है। अब ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा टोटल एसेट। इसमें से करंट, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी माइनस होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवेलेबल ओनली करंट लाइबिलिटी। 7,10,000 प्लस 299,500, 10,09,500, और इसका टोटल 7,750, 5,47,750 लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटी, लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटी। अब देखते हैं करंट लाइबिलिटी कितना था। करंट लाइबिलिटी 597, 180, 250, 597, 180, 250। $4,12,500, 4,12,500, और ये हो जाएगा 3,67,500। यहाँ हम लोगों ने कॉन्ट्रा वाला एडजस्टमेंट नहीं दिखा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, दोनों कंपनी के ओल्ड जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से कितना हम लोगों के पास जो है कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि रिवैल्यूड वैल्यू लेना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, तो ही हम लोगों ने रिवैल्यूड वैल्यू लिया है, अदरवाइज जो बुक वैल्यू है उससे कैलकुलेट करना पड़ता।
ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितना डिवेंचर इशू होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर, अमाउंट लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, अमाउंट में ही आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, कितना रुपए का डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। अच्छा, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि डिवेंचर से अर्निंग उतना होना चाहिए जितना इनका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 8%। ये देखो 8% रिटर्न बेसिस ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यहाँ पर बोला है कि डिवेंचर से अर्निंग कितना होना चाहिए, 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले निकालेंगे 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने ऐसे लिख दिया है। तो इस पे 8%, 4,12,500 का 8%, अगेन इधर भी 3,67,500 का 8%। तो देखते हैं कितना आता है, 33,000। और ये आ जाएगा 229,400। ठीक है, ये रिटर्न होगा। अच्छा, अब इतना अर्निंग होना चाहिए, बदले में क्या दिया जाएगा? 15% डिवेंचर दिया जाएगा। 15% डिवेंचर इज टू बी इशूड। अच्छा, तो 15% अर्निंग, 15% डिवेंचर का मतलब 100 रुपीज का डिवेंचर परचेस होने से 15 रुपीज का अर्निंग होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो अगर टोटल अर्निंग इतना होगा 33,000, तो कितना जो है कैपिटल इंप्लॉयड होना चाहिए, मतलब डिवेंचर 15% का मतलब क्या है? कोई अगर 100 रुपए का एक डिवेंचर परचेस करता है तो उसे 15 रुपीज का अर्निंग होता है। तो टोटल अर्निंग प्रोवाइडेड अगर 33,000 है तो कितना रुपए का डिवेंचर खरीदना पड़ेगा, मतलब सीधा बात है कंपनी कितने रुपए का डिवेंचर इशू करेगी। तो फिर कैसे हो जाएगा? 15 के लिए 100, 1 के लिए 100/15, तो 33 के लिए कितना होगा? इंटू 33,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/15 इंटू 33,000। सेम कंसेप्ट में यहाँ पर भी 100/15 इंटू 29,400। सेम ऐसा ही चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंडिविजुअली एक क्वेश्चन के लिए किया था, जब हम लोगों ने इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। 100/15 इंटू 33,000, 2,20,000। 2,20,000 ये रुपीज में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने 100 का इक्विवेलेंट किया, तो इतने रुपए का जो है डिवेंचर इशू होना चाहिए। फिर 100/15 इंटू 29,400, 1,96,000। तो 1,96,000 रुपीज का जो है डिवेंचर इशू होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आंसर हम लोगों ने निकाल लिया कि कितना डिवेंचर और कितना इक्विटी शेयर इशू होगा। उसके बाद हम लोग को बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ जुपिटर लिमिटेड। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं जिसमें हमें बैलेंस शीट बनाने बोला है। बैलेंस शीट ऑफ जुपिटर लिमिटेड एज ऑन, एज एट लिख देते हैं, 31st of March 2003 after amalgamation. Particulars, note number, amount, equity and liabilities, shareholders fund, shareholders fund, share capital, reserve and surplus, share capital, reserve and surplus, reserve and surplus। सेकेंड नोट हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद है नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज था क्वेश्चन में, ये देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि डिवेंचर इशू हुआ है ना, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी तो आएगा ही। इसमें लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3। और
करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में ना सिर्फ करंट लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। जब कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज लिख देंगे। ये हो जाएगा लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब एसेट साइड, एसेट पहला आ जाएगा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पीपीई, इसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, और सेकंड आ जाएगा करेंट एसेट, इसमें हो जाएगा अदर करेंट एसेट्स। इसका भी नोट नंबर लिख लेंगे। नोट नंबर यहाँ पर 4 था, 5 6 आया, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 6। अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, पहला नोट शेयर कैपिटल। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को अलग से ऑथराइज्ड कैपिटल बता दिया है, ये देखो कि ऑथराइज शेयर कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर 5, तो इसको हम लोग अलग से हेडिंग करके लिखेंगे। जब नहीं मिलता है तो एक ही साथ लिखते हैं, अगर क्वेश्चन बताया है तो अलग अलग लिखना ही पड़ेगा। तो ऑथराइज्ड में 80,000 इक्विटी शेयर, 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 5 each, एट द रेट ऑफ 5 each, 4 लाख। नेक्स्ट हो जाएगा इशूड एंड सब्सक्राइब। अच्छा, इशूड एंड सब्सक्राइब कितना है इसमें से 60,000। अभी हम लोगों ने देखा जो नया कंपनी बनेगा सन और नेपच्यून मिलके जुपिटर, तो उसमें टोटल कितना शेयर होगा 60,000। उसी का तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि टोटल 60,000 इक्विटी शेयर 5 रुपीज वाला। तो 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 5, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 3 लाख। अच्छा, इसमें लिखना पड़ेगा ऑल ऑफ द एबव, आउट ऑफ नहीं होगा, ऑल होगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एक भी शेयर जो है कैश के लिए इशू नहीं पाए। ऑल ऑफ द एबव शेयर्स आर अलॉटेड, शेयर्स आर allotted as fully paid up allotted as fully paid up other than cash, other than cash, कैश के अलावा, ठीक है। कैश नहीं मिला है, हम लोगों ने सिर्फ ओनरशिप के लिए इनको ये शेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमें कोई कैश नहीं मिला है, तो ये हो गया 3 लाख। अब रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में जाता है नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस अगर देखोगे तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन अगर हम लोग परचेस कंसिडरेशन देख रहे हैं और जो है मतलब बिजनेस में सेल परचेस हो रहा है, मतलब कौन जो एक बिजनेस दोनों बिजनेस मिलकर एक नया बिजनेस हो रहा है, तो एक बिजनेस सेलर हो जाएगा और एक वेंडर हो जाए, सेलर और एक परचेसर होगा। तो उसमें हमारा अगर परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट से हम लोग ज्यादा दे रहे हैं तो उस केस में गुडविल कम दे रहे हैं तो उस केस में कैपिटल रिजर्व हो सकता है। तो वो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा कोई कैपिटल रिजर्व या जो है गुडविल जनरेट होगा कि नहीं। तो उसके लिए मुझे परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस वहां पर फिर हो सकता है अगर कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ तो वहां यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद का नोट्स के लिए कितना, टोटल 6 नोट चाहिए, ठीक है। तो ये नोट नंबर 2 है, 3 4 5 हम मान लेते हैं ये पेज भी लगेगा। अब यहाँ पर हम वर्किंग नोट करके एक बार चेक करते हैं कि क्या मेरा ये जो सेल परचेज हो रहा है बिजनेस का, इसमें मेरा किसी तरीके का कैपिटल रिजर्व गुडविल कुछ भी जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो सन और नेपच्यून, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चेक करते हैं कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे करके लिखते हैं पेड टू whom what to pay कैलकुलेशन अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ सन, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ नेपच्यून,
इक्विटी शेयर और कॉमा देके डिवेंचर, यहाँ पर भी लिखेंगे इक्विटी शेयर और कॉमा देके डिवेंचर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिवेंचर को अलग से दिखा देते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर को अलग से दिखा देते हैं। तो इक्विटी शेयर कितना दिया जा रहा है, कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं क्योंकि हमें अलग से पूछा था, तो वहीं से देख के लिख देंगे। इक्विटी शेयर दिया जाएगा, अमाउंट ही लिख लेते हैं, 3 लाख, 1,37,500, 1,62,500, ऐसे करके लिख लेंगे। डायरेक्ट हम लोग इस अमाउंट में लिख लेते हैं, हम लोग को ना और कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, क्वेश्चन में हमें बोला था, इसी वजह से 1,37,500, 1,62,500, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर ये दो कंपनी का अलग अलग, सन और नेपच्यून का हो गया, यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ नीचे ही लिखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ सन लिमिटेड, इनको दिया जाएगा डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर कितने का दिया जा रहा है, 15% डिवेंचर दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ नेपच्यून, यहाँ पर भी लिख देते 15% डिवेंचर दिया जाएगा। अच्छा, इनको कितना डिवेंचर दिया जाएगा, हम थोड़ा सा ऐसे नीचे लिखते हैं तो यहीं पर लिखने से हो जाएगा, 1,62,500, ये थोड़ा नीचे लिख लेंगे, 1,62,500, ठीक है। अब यहाँ डिवेंचर लिख के टोटल कर लेंगे, तो डिवेंचर कितना है, डिवेंचर का भी कैलकुलेशन हो चुका है, यहाँ पर डिवेंचर हो जाएगा 2,20,000 और 1,96,000, 2,20,000 और 1,96,000। तो 2,20,000 एड ऑन करने से हो जाएगा यहाँ पर 3,57,500, और ये हो जाएगा 3,58,500, ठीक है। ये दोनों का हो गया परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। इसका परचेस कंसिडरेशन इतना, इसका परचेस कंसिडरेशन इतना। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एसेट टेकन ओवर कितना है, ठीक है। और ये कौन सा मेथड है, ये हम लोग का जो है नेट एसेट मेथड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ, यहाँ पर वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाला है, डायरेक्टली निकाला है ना, तो यहाँ पर हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि बदले में नेट एसेट टेकन ओवर कितना हुआ है, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम लोग का जो है कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा कि गुडविल। तो यहाँ पर लिखते हैं नेट एसेट टेकन ओवर, नेट एसेट टेकन ओवर सन और नेपच्यून, ठीक है। तो इनका पीपीई लिया गया है, तो पीपीई जो लिया गया है हमें रीवैल्यूड वैल्यू लेना पड़ता है। तो ये देखो 7,10,000 और 3,90,000, तो यहाँ पर लिख दिया 7,10,000 और 3,90,000। करेंट एसेट 299, 157, 750, 299, 500, 157, 750। फिर लेस हो जाएगा करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी 597, 180, 250, 597, 180, 250, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रा है वो सेटअप होगा, क्योंकि हमें तो नेट वाला ही देखना पड़ेगा ना। तो देखो, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड 43,350 ओड बाय सन टू नेपच्यून, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट होगा, तो देखो ये जो है 1,57,750, यहाँ से हम लोग का मतलब, एक देखो दोनों साइड से ही हम लोग का कितना माइनस होना चाहिए, 43,350, ठीक है। 43,350 से एक जगह का डेटर कम हो जाएगा, एक जगह का क्रेडिटर, ठीक है। तो दोनों में ही कम होगा, तो मैंने डायरेक्टली दोनों में लिख के माइनस कर देना है। तो देखो कैसे हो जाएगा, 7,10,000 प्लस 299,500 माइनस 597 माइनस 43,350, 3,60, 3,69,150। एक सेकेंड, 5
90 एक्चुअली ये इससे माइनस होना चाहिए, करंट लाइबिलिटी से ये माइनस होके जाएगा, तो ठीक है इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन तो गलत हो जा रहा है ना। मतलब मुझे करंट लाइबिलिटी से कम करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी यहाँ पर लिख लेते हैं 5,97,000 और इसमें नेट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर माइनस करके लिखते हैं, तो मेरा आंसर सही आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलत आ रहा है ना, मैं यहाँ पर माइनस 2 बार लिख रहा है तो प्लस हो जा रहा है, फिर उसमें तो ओवरऑल इम्पैक्ट गलत आ जाएगा। 597, ये देखो 597 मैंने यहाँ से डायरेक्ट कम कर दिया 433, और वो माइनस लिख रहे थे तो ऐड हो जा रहा था, तो 163,350। अब देखते हैं कितना होता है, 163,350 प्लस 299,500 प्लस 7,10,000। इसको ऐड कर देते हैं, यही ठीक रहेगा पहले, ये हो जाएगा 0,05,10, ठीक है। चल इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये गलत हो जा रहा, नहीं तो 3,90,000 प्लस 157,750, 547,750। अच्छा 547,750। अच्छा फिर इधर हम लोग को क्या करना है, ये 10 लाख से हाँ 10, और ये वाला हमें माइनस करना है, 5,97,000 से 43,350, 5,97,000 से 43,350 माइनस करना है, तो कितना आंसर आता है 5,53,650। अच्छा ये मेरा गलत आया था वैसे, 5,53,650, इसी वजह से आंसर जो है मैच नहीं हो पा रहा था, प्लस 10,09,500, तो ये आ गया 15 लाख। अच्छा ये तो माइनस करना पड़ेगा ना ओवरऑल, ठीक है ये माइनस करना पड़ेगा, ये आ गया 1,00,9,500 माइनस 55,3,650, 4,55,850, 4,55,850, ये हम लोग का आ गया जो है नेट एसेट टेकन ओवर, जो एसेट टेकन ओवर होगा वो उसका वैल्यू आ गया सन का। नेपच्यून का निकालते हैं, नेपच्यून का देखते हैं कितना होगा, तो नेपच्यून का यहाँ पर करंट एसेट में एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, इसका जैसे करंट लाइबिलिटी में हुआ इसका करंट एसेट में होगा, तो ये वाला वैल्यू मुझे चेंज करके लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा, यहाँ पर वैल्यू था 1,57,750, एक बार चेक कर ले, नेपच्यून का था 1,00,000 करंट एसेट, हाँ ये रहा 1,57,750, यहाँ से मुझे लेस कर देना पड़ेगा 1,57,750, यहाँ से लेस करेंगे 43,350, मतलब नेपच्यून का करंट एसेट कम हो जाएगा, क्योंकि देखो कौन किसको उधार दिया था, बोल रहा है कि सन ओड बाय सन, सन ने उधार लिया था नेपच्यून से, तो नेपच्यून का डेटर था, तो नेपच्यून का डेटर को मुझे उतने से कम कर देना पड़ेगा, इसका क्रेडिटर को कम कर दिया, तो 3,90,000, और यहाँ पर ये जो बैलेंस आ रहा है ये ऐड होगा, तो 157,750 मैंने इसको लिया, फिर इसको माइनस कर दिया, अब तुम लोग चाहो तो नेट करके भी कर सकते हो कैलकुलेशन, तो ये आएगा 5 लाख, यहाँ पर 5,04,400, 5,04,400, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी कितना था नेपच्यून का, करंट लाइबिलिटी था 180,250, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,80,250, माइनस कर देते हैं 1,80,250, 3,24,150, 3,24,150। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें नेट एसेट टेकन ओवर निकालना है, तो ये एसेट का मेरा रिवैल्यूड वैल्यू, ये करंट एसेट का रिवैल्यूड, लेकिन उसमें भी तो मुझे म्यूचुअल सेटअप का एडजस्ट करना था, क्योंकि म्यूचुअल सेटअप होगा तो एसेट टेकन ओवर तो कम होगा ना, तो फिर यहाँ पर डेटर क्रेडिटर का ये जो अमाउंट था ये मैंने सेट ऑफ कर दिया, पहले मैंने गलत लिखा था जो है कैलकुलेशन, इसीलिए गलत आ रहा था, ठीक है। तो देखो किसने किससे उधार लिया था, नेपच्यून ने उधार दिया था सन को, ठीक है, तो नेपच्यून का डेटर था सन, तो अभी अगर दोनों मिल जाएगा तो फिर डेटर क्रेडिटर का कैंसिलेशन हो जाएगा, तो टोटल
डेटर में से, क्योंकि करंट एसेट में डेटर होता है, तो इतना कम कर देना है, इनके टोटल क्रेडिटर से इतना कम कर देना है, तो पता चल गया नेट एसेट कितना हो रहा है। तो इतना एसेट टेकन ओवर हो रहा है और बदले में परचेस कंसिडरेशन कितना जा रहा है, ये देखो 3,57,750, ठीक है। तो इसके बदले पीसी कितना हो रहा है 3,57,750 और इसका कितना हो रहा है 3,58,500, 3,58,500। तो इतना ऐसे टेकन ओवर और इतना पीसी दिया जा रहा है, मतलब इसमें कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा, ठीक है। सन के केस में जनरेट होगा कैपिटल रिजर्व और जो नेपच्यून है उसके केस में जनरेट होगा 3,24,150 का एसेट लिया जा रहा है, बदले में ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है, मतलब इसके केस में जनरेट होगा गुडविल। अब ये दोनों का डिफरेंस से ही पता चलेगा, तो चेक कर लेते हैं। देखो 3,24,150 माइनस 3,58,500, ठीक है। नेगेटिव में आंसर नहीं होगा, वो तो मैंने आगे पीछे लिखा है बोल के। तो 34,350 का गुडविल, 34,350 का गुडविल और कैपिटल रिजर्व 455,850 माइनस 357,750, 98,100, 3,57,750 और 4,55,850। तो ये आ रहा है मेरा, एक सेकेंड, ये है 3,57,750 है कि 3,57,500। तो 98,350 होगा, ठीक है। तो 98,350 हो रहा है, ये देखो 455,850 माइनस 357,550, ठीक है। मैंने थोड़ा सा 3,57,500 है, अच्छा 3,57,500, हाँ मैंने यहाँ पर ना गलत लिख दिया, 3,57,500। तो ये आ गया, देखो इससे पता चल गया कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों चीज जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, कैपिटल रिजर्व 98,350। तो ये हमारे रिजर्व सरप्लस में जाएगा। ये कैलकुलेट नहीं करने से पता नहीं चलता, तो ये कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री तो बोला नहीं था, डायरेक्टली बोला है, तो जितना सा वर्किंग नोट किए बिना नहीं हो सकता उतना कर लिया। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग 19%, यहाँ पर नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में है 15% डिवेंचर, ठीक है। तो टोटल डिवेंचर कितना होगा, ये देखो, ये दोनों का मिला के, ये दोनों मिला के 220 और 196, 220 और 196। तो टोटल करने से कितना आ जाएगा 4,60,000, ठीक है। दोनों का टोटल करने से आ रहा है 4,60,000, ये आ गया 4,60,000। और करेंट लायबिलिटी नोट नंबर 4, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, करेंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, करेंट लायबिलिटीज हम लोग का हो जाएगा जो टेकन ओवर हुआ है, ये वाले वैल्यू पे 299,500, 157,750, 299,500, 157,750 और जो सेट ऑफ हुआ है, पहले ये ऐड कर लेते फिर वो भी देख लेते। 299,500 प्लस 157,750, 157,750। अच्छा, ये मैंने शायद ऐसे लिख दिया ना, देखो सॉरी, 597, 180, 250। तुम लोग भी नहीं बता रहे, ये लाइबिलिटी लिखना था ना, मैंने ऐसे लिख दिया गलती से। 5 यहाँ पर 327 और 597, 180, 250, 597, 180, 250, 597, 180, 250 माइनस जो कॉन्ट्रा सेटअप था, ठीक है। कॉन्ट्रा सेटअप कितना था, कॉन्ट्रा सेटअप था हम लोग का 43,350,
43,3 7,33,900 7,33,900 ठीक है। ये हम लोग का हो गया करेंट लायबिलिटी 7,33,900 7,33,900 अब बाकी ऐड कर लेते हैं प्लस 4,16,000 प्लस 98,350 प्लस 3 लाख 15,48,250 ये भी क्या हो गया इसमें ऐड कर रहे हैं मैच नहीं हुआ सरप्लस अच्छा ठीक है। अगर हम लोग उधर गुडविल लिखेंगे ना तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा देखो हाँ अब एक चीज और भी है यहाँ पर देखो गुडविल भी निकल के आया है और रिजर्व सरप्लस भी निकल के आया है मतलब एक बिजनेस से कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है दूसरे से गुडविल हुआ है। हम लोग अगर दोनों को अलग अलग लिखना चाहे तो गुडविल का अमाउंट हमारा जो है इंटेंजिबल एसेट में एसेट साइड में चला जाएगा और ये रिजर्व में चला जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन दोनों का नेट भी कर सकते हैं। देखो गुडविल मतलब हमारे लॉस वाले केस में और ये प्रॉफिट मतलब हम लोग दोनों को नेट करके बोल सकते हैं कि नेट हम लोग का कैपिटल रिजर्व ही जनरेट हो रहा है जो कितना हो रहा है ये दोनों का सेट अप करने से भी हो जाएगा। तो देखो इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से किया है तो तुम लोग भी इस तरीके से कर सकते हो या फिर गुडविल लिख के भी किया जा सकता है लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन है ना तो फिर नेट करके लिख दो। तो ये देखो 64,000 आ जाएगा नेट करके ठीक है। मतलब मेरा इसमें प्रॉफिट है इसमें लॉस है और दोनों दोनों मिलके तो एक नया बिजनेस हो रहा है। तो एक ही चीज में कैपिटल रिजर्व गुडविल दोनों लिखेंगे तो वो तो अजीब सा देखने में लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों को नेट कर सकते हैं कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो 64,000 आएगा ठीक है। तो यहाँ कैपिटल रिजर्व में 64,000 हम लोग लिख सकते हैं और अगर तुम लोग ऐसे लिख रहे हो तो उस केस में गुडविल में वो अमाउंट चला जाएगा। तो हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा सा अलग आएगा। टैली उसमें भी होगा ऐसा नहीं है कि टैली नहीं होगा ठीक है। मैथ उसमें भी होगा लेकिन एक जगह पे कैपिटल रिजर्व दूसरी जगह पे गुडविल होगा जो कि टेक्निकली देखने में ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि सेम बिजनेस के लिए हो रहा है ना इसी वजह से। तो मेरा जितना भी अमाउंट आया था उसमें मेरा ये 64,000 मैंने यहाँ पर होना चाहिए था टोटल 3,64,000 प्लस 4,16,000 प्लस 7,33,900 15 लाख देखते हैं 15,13,900 15,13,900 सेम तरीके से इधर भी बना लेंगे। एसेट में पीपीई में रीवैल्यूड अमाउंट मुझे लिखना पड़ेगा नोट नंबर 5 पीपीई में रीवैल्यूड अमाउंट ये रहा पीपीई का ये रहा 7,10,000 3,90,000 7,10,000 और 3,90,000 मतलब 7 और 3 10 11 लाख हो जाएगा ठीक है। ये हो गया 11 लाख पीपी का हो गया 11 लाख और अदर करेंट एसेट उसमें भी मुझे म्यूचुअल सेटअप करके दिखाना पड़ेगा नोट नंबर 6 अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट में क्या क्या होगा करेंट एसेट का रीवैल्यू 299,500 157 750 299,500 हम और प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे डायरेक्टली लिखते रहे 157 750 माइनस ये वाला 43,350 यहाँ भी सेट ऑफ होगा एसेट में भी होगा लाइबिलिटी में भी होगा। तो 299,500 प्लस 157,750 माइनस 43,350 4,13,900 4,13,900 कर लेना है ऐड। तो 4 और 11 15,13,900 15,13,900 बस और तो कुछ सुखा नहीं। तो 15,13,900 ठीक है। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट बन गया बैलेंस शीट बन के रेडी हो गया। बस और कुछ है नहीं। अब जो एमसीक्यू है वो एक बार बता देते हैं। पहला
बोल रहा है इन केस ऑफ amalgamation द एंट्री फॉर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक इज मेड। बोल रहा है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस मतलब अगर कोई मतलब जो भी दो कंपनी मिलके एमलगमेट हो रहा है उनमें से किसी ने अगर किसी से स्टॉक खरीद रखा था, अब मिल जा रहा है, अगर वो स्टॉक बिक गया था तो बात अलग है, लेकिन अगर स्टॉक रह गया था और क्योंकि प्रॉफिट लगा के ही बेचा होगा तो हम लोग खुद ही अपने अकाउंट का प्रॉफिट खुद को थोड़ी ना दिखाएंगे। मतलब सीधा सा बात है, देखो यहाँ पर ऐसा तुम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया भी है, जैसे मान लो ए और बी पहले दो इंडिविजुअल काम करते थे, तो ए लिमिटेड ने अपना स्टॉक सेल किया था बी लिमिटेड को, 100 का स्टॉक 10 रुपए प्रॉफिट लगा के 110 में। अब बी और ए मिल के काम करेगा, ए को पता है इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट है और ये अनरियलाइज्ड है, मतलब बी का ये 110 का स्टॉक नहीं बिका है, तो फिर क्या किया जाएगा, उस स्टॉक को जो है उस स्टॉक में जो प्रॉफिट है उसे एलिमिनेट किया जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। उसका लॉजिक था प्रूडेंस नेचर AS1 के बेसिस पे, जो प्रॉफिट हम लोग अर्न नहीं किए हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये भी मेरा ही बिजनेस है, मेरा ही स्टॉक है जो मैंने कभी बी को बेचा था। अब एलिमिनेट कौन करेगा, ऑब्वियसली जिसको पता होगा, तो जो सेलर है जो स्टॉक सेल किया था वही एलिमिनेट करेगा, और जो परचेसिंग कंपनी है वो करेगा। ठीक है, मतलब जो बिजनेस परचेस कर रहा है, जैसे ए बी को परचेस करेगा तभी तो ए को पता है कि हाँ मेरे इस स्टॉक में 10 रुपीज का प्रॉफिट है तो ये मुझे हटा देना चाहिए, तो इसका मतलब वन का ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू में वन का ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वन का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं टू। सेकेंड क्या बोला है, इफ एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द वेंडर, वेंडर यानी जो सेलर कंपनी आर पेड बाय द परचेसिंग कंपनी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जो क्वेश्चन लास्ट दिन वाला, आज हम लोगों ने जिसका बैलेंस शीट बना के कंप्लीट किया। देन इन परचेसिंग कंपनीज बुक्स द अकाउंट डेबिटेड, तो हम लोग गुडविल को डेबिट करते हैं। अगर परचेसिंग कंपनी जो है लिक्विडेशन का एक्सपेंस पे करती है तो हम लोग एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर टू का ए हो जाएगा। थ्री का देखो क्या बोला है, amalgamation adjustment reserve is opened in the books of the amalgamated company to incorporate। ये होता है इन केस ऑफ मर्जर के केस में, वहां पर अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होता है तो amalgamation adjustment reserve अकाउंट ओपन किया जाता है, उसको जितना दिन अकॉर्डिंग टू लॉ मेंटेन करना है उसके लिए। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द amalgamation कंपनी क्यों ओपन किया जाता है, टू इनकॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द amalgamation कंपनी, तो थ्री का सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ नंबर देखो, एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज प्रेजेंटेड। एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व ये सब मेरा नोट्स में लिखवाया हुआ था, आज मैंने नोट का पीडीएफ ओपन नहीं किया, तुम लोग अगर करोगे तो देखना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिखवाए हुए हैं। एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी मतलब जो टेक ओवर कर रही है उनके बुक्स में एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को कहाँ दिखाया जाता है, अदर करेंट एसेट में सेपरेट लाइन आइटम विद नेगेटिव साइन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये वाला होगा। रिजर्व सरप्लस के अंडर में तुम लोग अगर देखोगे मेरा ऐसा येलो वाले कलर से लिखवाया, बैलेंस शीट नीचे लिखवाया हुआ है रिजर्व सरप्लस, फिर उसके नीचे लेस करके लिखवाया हुआ है एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी फोर्थ। फाइव, फाइव नंबर का देखते हैं क्या बोला है, एक कंपनी इनटू विच द वेंडर कंपनी इज मर्ज्ड, एक जो कंपनी के साथ वेंडर, वेंडर मतलब जो सेलर कंपनी मर्ज होती है, इज कॉल्ड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफेरर। तो ट्रांसफेरर मतलब तो जो वेंडर है या सेलर है, सेलिंग मतलब भी जो वेंडर कंपनी है। एक्वरी मतलब जो वेंडर कंपनी है, एक्वरर मतलब जो एक्वर कर रहा है, तो यहाँ पर तो हमें परचेस कंपनी का बात बोल रहा है ना, एक कंपनी इनटू विच जिसमें वेंडर कंपनी मर्ज हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरी। ठीक है, ट्रांसफेरर मतलब जो खुद को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी मतलब जो ट्रांसफर ले रहा है। ठीक है, तो फाइव का हम लोग का ए हो जाएगा, ये भी एकदम हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये सब टर्म्स सीखा था। और लास्ट यहाँ पर सिक्स नंबर, if the purchase consideration is more than net asset at agreed value, net asset से अगर purchase consideration मेरा बेसी है, जितना टेक ओवर कर रहे हैं उससे purchase consideration बेसी है, तो फिर मेरा लॉस है। ठीक है, तो गुडविल होना चाहिए। देखते क्या पूछा है, ऑफ द ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर मतलब जो
सेल कर रही है खुद को, ठीक है, ट्रांसफेरर कंपनी, डिफरेंस शैल बी रिकॉर्डेड एज डैश इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी मतलब परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी में इस डिफरेंस को हम लोग गुडविल बोल के दिखाते हैं। ऑप्शन ए होना चाहिए, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हम लोग गुडविल बोल के दिखाते हैं। बस कंप्लीट हो गया। यहाँ 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश ये मैंने लिखवाया भी है, ठीक है। ये अगर कभी देखो इस तरीके से नॉर्मली इतना बड़ा बड़ा जो है नोट्स तो आता नहीं है, फिर भी यहाँ पर बोला है कूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और जो हमारा मतलब मर्जर और परचेज में डिफरेंस बताने बोला है, व्हाट आर द कंडीशंस विच आर, ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग का एएस 14 भी है ना अकॉर्डिंग टू एएस, तो इसीलिए एएस में भी अगर इसका कुछ भी पूछे तो हम लोगों ने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो हमारे एएस को भी कवर कर लेता है। तो what are the conditions which according to AS 14 on accounting for amalgamation must be satisfied for amalgamation in the nature of merger, वही 5 कंडीशन मर्जर होने के लिए 5 कंडीशन फुलफिल होगा। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सारे एसेट लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे टेक ओवर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन 90% इक्विटी शेयर होल्डर जो है नए वाले कंपनी में ट्रांसफर होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही मिलना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है कि ओल्ड बिजनेस ही कैरी ऑन होना चाहिए। मैंने ये लिखवा रखा है, तुम लोग को अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन अच्छा करके लिखना है। और ये मर्जर और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का भी डिफरेंस तुम लोग लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर तुम लोग को आंसर मिल जाएगा मैट में, वहां से भी चाहो तो तुम लोग पढ़ सकते हो। मैंने भी नोट्स लिखवाया, वहां से भी पढ़ सकते हो। और इतना बार हम लोगों ने डिस्कस किया है तो आई होप कि याद हो ही गया होगा। ये देखो यहाँ थियोरेटिकल बोल दिया है, कहाँ पढ़ के देखना है, छोड़ो तो तुम लोग के पास तो नोट्स होगा, तुम लोग पढ़ के खुद से देख सकते हो। ठीक है, अमलगमेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग कोई दूसरा प्रैक्टिकल चैप्टर इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।